ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था OSI मॉडल्स के बारे में और लेयर्स पढ़ी थी ना। पर लेयर्स के अंदर हम लोगों ने ओके अब लाइक हमारे पास में एक ये सोर्स पीसी है और एक ये डेस्टिनेशन पीसी है, ठीक है। एक सोर्स पीसी है, इसको थोड़ा उठा के इधर ले आते हैं, ठीक है। और एक हमारे पास में डेस्टिनेशन पीसी है। दो कंप्यूटर हो गए आपके पास में, ठीक है। और ये एप्लीकेशन लेयर पे आपका रहेगा एक, जो भी आपको डेटा दिखाई दे रहा है इसमें, वो कौन सी लेयर पे पड़ा होता है आपका? एप्लीकेशन लेयर में ही होता है ना, ठीक है। वहीं से आप कम्युनिकेट करते हो। फिर उसके बाद में प्रेजेंटेशन लेयर, देन सेशन लेयर, देन ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। ये इतनी लेयर्स होती है इसमें। अभी जो आपका डेटा पड़ा होता है वो कौन सी लेयर में पड़ा होता है? एप्लीकेशन लेयर में होता है, सिस्टम में पड़ा होता है। लाइक फॉर एग्जांपल ये मेरा सोर्स पीसी है और ये मेरा डेस्टिनेशन पीसी है। ये सोर्स पीसी से डेटा जाना है इधर, ठीक है। तो डेटा आपका पड़ा कहाँ पे है? एप्लीकेशन लेयर में। डेटा आएगा किस में? सेशन लेयर में। कुछ भी हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो। क्या वेबसाइट एक्सेस करो? www.yahoo.com। आप लोग ये वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो, तो ये वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो, तो ये सपोज करो आपका याहू का क्या है? सर्वर है। ये याहू का सर्वर है, आपने इसको एक्सेस करना है। नेम रेजुलेशन वगैरह होगी, अभी नेम पे बात नहीं करते हम लोग, ठीक है। इस मशीन को उसका आईपी मिल गया और इस आईपी से मशीन इसको क्या करेगी? एक्सेस करेगी। तो आप वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो www.yahoo.com, तो उसके पास में रिक्वेस्ट जाएगी ना। तो रिक्वेस्ट जाएगी तो आपके रिक्वेस्ट डेटा में जाएगी। पहले डेटा आपका एप्लीकेशन लेयर में है, फिर आपका प्रेजेंटेशन लेयर में आएगा, और फिर प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या रहेगा? इंक्रिप्शन वगैरह वो करनी है, वो सारा, ठीक है। उसके बाद में सेशन लेयर पे आएगा। सेशन लेयर में भी डेटा ही रहेगा। ये इसका काम रहेगा, अगर कोई मल्टीपल मशीन एक्सेस कर रही है तो वहाँ पे सेशन वगैरह क्रिएट कर दे, ठीक है। अगर इसका कनेक्शन मल्टीपल मशीन के बीच में बना हुआ है। फिर डेटा उठ के आता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर में, और ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करते हैं? उस डेटा को क्या बना देती है? सेगमेंट में डिवाइड कर देती है। लाइक D1, D2, D3, और इसने फिर से वो क्या करना है? कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा। अब डिपेंड करेगा कि यहाँ पे प्रोटोकॉल कौन सा यूज हो रहा है। TCP यूज हो रहा है और UDP यूज हो रहा है, तो वो वाला यहाँ पे प्रोटोकॉल यूज हो रहा होगा, ठीक है। अब देखो होगा क्या। अब आप क्या कर रहे हो? आप वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो ना। तो वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अब वो सर्विस भेजनी किसके पास में है? आप तो यहाँ पे आपने तो बोल दिया कि www.yahoo.com। अब इसी लेयर पे एक प्रोटोकॉल डिफाइन हो जाएगा कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। आप क्या एक्सेस कर रहे हो? वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो, तो HTTP प्रोटोकॉल यूज होगा ना इसके लिए। तो यहाँ पे प्रोटोकॉल यहीं पे डिसाइड हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो सर्विस यहीं पे डिसाइड हो जाएगी कि आप कौन सी सर्विस एक्सेस कर रहे हो। आप कौन सी सर्विस एक्सेस कर रहे हो? HTTP सर्विस एक्सेस कर रहे हो। सर्विस तो यहाँ पे डिसाइड हो जाएगी, लेकिन अब सामने वाली मशीन को कैसे पता चलेगा कि सर्विस कौन सी एक्सेस करनी है? किस सर्विस के लिए रिक्वेस्ट आ रही है? HTTP के लिए आ रही है, क्योंकि क्या हो सकता है उस मशीन पे काफी मल्टीपल सर्विसेज हो सकती हैं, ठीक है। तो ये मशीन क्या करती है? एक पोर्ट नंबर अटैच कर देती है। एक सोर्स पोर्ट होगा, उस पे एक डेस्टिनेशन पोर्ट होगा। रुक जाओ, ये पहले पोर्ट देख लो। पोर्ट के कंफ्यूज हो रहे हो, मुझे आपकी शक्लों से ये लग रहा है। पहले हेडिंग डालो, पोर्ट नंबर क्या होता है। ईच एंड एवरी सर्विसेज
हैविंग एन यूनिक नंबर, having an unique number, that is called port number. You can say it is 16-bit value. It is 16-bit value. जो मेरे टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स होते हैं ना, वो होते हैं 0 से टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स इतने होते हैं, और उन पोर्ट्स में कुछ वेल नाउन पोर्ट होते हैं। वेल नाउन पोर्ट होते हैं आपके कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेके कहां तक, और कुछ होते हैं अननोन पोर्ट। अननोन पोर्ट कौन से होते हैं, 1024 से लेके ये आपके अननोन पोर्ट होते हैं। ठीक है, वेल नाउन का क्या मतलब है, वेल नाउन पोर्ट्स ये मतलब है कि इसको कोई ना कोई सर्विस के लिए क्या हो रहा है, वो यूज हो रहा है, पहले से ही उनको क्या है, वो प्री डिफाइंड है। ठीक है, और अननोन से क्या मतलब है, ये यूज नहीं हो रहे हैं, ये मशीन अपने अकॉर्डिंग क्या करती है, यूज कर लेती है। ये मशीन क्या करेगी, अपने अकॉर्डिंग यूज करेगी अननोन पोर्ट्स को। चलो थोड़ा और क्लियर करता हूं, इसके बेनिफिट क्या है, पोर्ट नंबर हम लोग क्यों देते हैं कोई भी सर्विसेज को, क्या एडवांटेज है। ये यूज होते हैं जो बीच वाले, ये एडवांटेज क्या है इसके, टू यूज मल्टीपल सर्विसेज ऑन ए सिंगल मशीन और आईपी एड्रेस। मतलब एक सिंगल मशीन पे, और यू कैन से एक सिंगल आईपी पे मल्टीपल सर्विसेज को यूज करने के लिए क्या यूज होते हैं, पोर्ट नंबर। किस तरह से, फॉर एग्जांपल सुनो, अगर पोर्ट नंबर नहीं होता तो क्या होता। अब एक फॉर एग्जांपल मेरे पास में क्या है, एक वेब सर्वर है, फाइन। अब एक वेब सर्वर है तो उसका आईपी है 12.1.1.1, फाइन। अब एक क्लाइंट है, उस क्लाइंट ने एक वेबसाइट एक्सेस करनी है, तो वेब सर्वर है, वेबसाइट वहीं पे पड़ी होगी, तो कैसे एक्सेस करेगा, उसको उसके आईपी से एक्सेस करेगा। वो अपने सिस्टम में क्या लिखेगा, http://12.1.1.1, या फिर अगर उसको कोई नेम असाइन हो रखा है तो वो नेम एंटर कर देगा www.yahoo.com फॉर एग्जांपल। तो क्या होगा, इसकी एक रिक्वेस्ट आएगी उस वेब सर्वर पे, तो जैसे रिक्वेस्ट आई उस वेब सर्वर के पास में, वहां पे एक वेबसाइट पड़ी होगी, वो उसको क्या करवा देगा, उस वेबसाइट को एक्सेस करवा देगा। अब क्या हुआ, उसी मशीन पे एक और सर्विस इनेबल है, क्या, फॉर एग्जांपल डीएचसीपी सर्वर की सर्विस इनेबल है, फाइन। मतलब वो मशीन क्या कर रही है, वही वेबसाइट प्रोवाइड करवा रही है, वही क्या कर रही है, आईपी एड्रेस भी प्रोवाइड करवा रही है, फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो एक मशीन है, उसको आईपी एड्रेस चाहिए, तो उसके लिए डीएचसीपी सर्वर कौन है, फॉर एग्जांपल 12.1.1.1 है, उसके पास में रिक्वेस्ट आएगी। इसको कैसे पता चलेगा मशीन को कि ये डीएचसीपी सर्विस के लिए डीएचसीपी, अब उस पे दो सर्विसेज है, इसको क्या पता कि ये जो रिक्वेस्ट आ रही है वो डीएचसीपी के पास में भेजनी है या फिर एचटीटीपी के पास में भेजनी है वेबसाइट के लिए। मशीन कंफ्यूज हो जाएगी ना। फॉर एग्जांपल वहाँ पे एफटीपी की भी सर्विस मैंने इंस्टॉल कर दी, वो मेरा एज एफटीपी सर्वर भी काम कर रहा है, लोग एफटीपी की वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं, तो ftp://12.1.1.1 रिक्वेस्ट आई। अब यहाँ पे 3 सर्विसेज है, एफटीपी है, लाइक एचटीटीपी है, डीएनएस है, सॉरी डीएचसीपी है। तो इसको कैसे पता चलेगा कि जो रिक्वेस्ट आ रही है इन तीनों में से किसके पास में फॉरवर्ड करनी है, क्योंकि जो रिक्वेस्ट आ रही है वो तो किसके लिए आ रही है, आईपी के लिए आ रही है। मशीन क्या हो जाएगी, कंफ्यूज हो जाएगी। आपको क्या करना पड़ेगा, एक मशीन पे एक ही सर्विस क्या करनी पड़ेगी, यूज करनी पड़ेगी, तभी वो प्रॉपर रिस्पॉन्स दे पाएगा। नहीं तो कभी ऐसे होता है आप वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो, कोई पेज आपके पास में एफटीपी का ओपन हो रहा है, या फिर आपको आईपी एड्रेस मिल रहा है, या फिर आप आईपी ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर रहे हो, आपके पास में एफटीपी का पेज ओपन हो रहा है। ऐसा तो कभी कुछ होता नहीं है ना, क्यों नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है,
जो भी हम मेरी जितनी भी सर्विसेज है ना, उनको एक यूनिक एक पोर्ट नंबर असाइन होता है, उनको यूनिक एक पोर्ट नंबर असाइन होता है। लाइक HTTP है, HTTP को 80 नंबर पोर्ट असाइन होगा, ये फिक्स्ड है। ये क्या है? ये फिक्स्ड है। ये चाहे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो चाहे आपके iOS ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उनके अंदर इनबिल्ट होता है कि HTTP के लिए 80 नंबर पोर्ट ही क्या होगा, यूज होगा। ठीक है, चेंज कर सकते हैं, वो बहुत बात की बात है, वो सिक्योरिटी में आती है। ठीक है, अब देखो एक मशीन है, उसने वेबसाइट एक्सेस करनी है, तो वो लिखेगा http://12.1.1.1 रिक्वेस्ट आएगी 12.1.1.1 के पास में। अब इसके पास में रिक्वेस्ट आई, अब ये चेक करेगा कि कौन सी, अब जब जैसे ये रिक्वेस्ट करेगा, ये HTTP की रिक्वेस्ट है ना, इसको पता है ना HTTP की वेबसाइट एक्सेस कर रहा है तो HTTP की है, तो उस रिक्वेस्ट के साथ में क्या हो जाएगा, जो मैसेज आएगा उसके साथ में एक पोर्ट नंबर अटैच हो जाएगा, 80 नंबर पोर्ट। कौन सा पोर्ट नंबर अटैच हो जाएगा, 80 नंबर। रिक्वेस्ट आई 12.1.1.1 के पास में, इसने देखा कि कौन से पोर्ट से रिक्वेस्ट आ रही है, 80 नंबर पोर्ट से, ये तो क्या है वेबसाइट के लिए, वो HTTP के पास में भेज देगा, वो वेबसाइट एक्सेस करवा देगा। अब इसने FTP का पेज ओपन करना है, तो FTP:// और उसका IP एड्रेस सामने वाले का 12.1.1.1। अब FTP साइट ओपन कर रहे हो तो FTP के लिए कौन सा पोर्ट नंबर यूज होता है, 2021। ठीक है, तो 21 नंबर पोर्ट अटैच हो जाएगा, रिक्वेस्ट आई इसके पास में। अब इसके बाद में जैसे रिक्वेस्ट आई तो इसको पता चल गया ना किससे रिक्वेस्ट आ रही है, पहले तो 12.1.1.1 की हेल्प से आप डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। अब उस डेस्टिनेशन में भी 3 सर्विसेज है, अब किस तक भेजनी है, FTP के पास में वो चेक करेगा कि कौन से पोर्ट से आ रही है, पोर्ट नंबर 21, और FTP के पास में भेज देगा, FTP से वेबसाइट क्या हो जाएगी, इसी को IP चाहिए, तो IP ऑटोमेटिक जैसे ही सेलेक्ट करते हो रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास में 12.1.1.1 के पास में, फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो पोर्ट नंबर अटैच कर देगा, उसका पोर्ट नंबर होता है DHCP का 67 और 68, पोर्ट नंबर अटैच करेगा 67, रिक्वेस्ट आई 67 से आ रही है, किसकी है, DHCP की, DHCP के पास में भेज देगा, वो IP एड्रेस क्या कर देगा। ठीक है, तो पोर्ट नंबर किस लिए यूज होते हैं, एक सिंगल मशीन के, यू कैन से एक सिंगल IP एड्रेस पे मल्टीपल सर्विसेज को यूज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पोर्ट नंबर। और ये पोर्ट नंबर मैंने आपको बताया टोटल कितने होते हैं, इनमें कुछ वेल नोन पोर्ट होते हैं और कुछ अननोन पोर्ट होते हैं। वेल नोन जो पोर्ट है वो पहले से ही प्री डिफाइन है कोई ना कोई सर्विसेज को, जो अननोन है वो मशीन अपने अकॉर्डिंग क्या करती है, यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं बताता हूँ। अभी देखो पोर्ट नंबर के लिए जो प्री डिफाइंड होता है, ये सर्वर में कहाँ डिफाइंड होता है, ये सर्वर में भी होता है, प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, तो जो मेन सर्विसेज है जो हम लोग मोस्टली यूज करते हैं वो लिख लो। लाइक फॉर एग्जांपल FTP 2021, Telnet 23, SSH 22, POP 3, 110, IMAP 143, SMTP 25 नंबर, मेलिंग के लिए यूज होता है ना, HTTP 80, HTTPS 443, DNS 50, DHCP 67, 68, 43 इसका है, 43 यस सर, भूल गया मैं। ठीक है, तो ये कुछ सर्विसेज हैं जो हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं, तो इनके पोर्ट नंबर आपको पता होंगे तो अच्छी बात है। कई बार इंटरव्यूज़ में पूछ लेते हैं कि इसका पोर्ट नंबर क्या है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है, इसमें कोई डाउट हो, ओके। तो अब होगा क्या, सामने देख लो, जैसे ही यहाँ पे ये सेगमेंट ये क्या करता है, लाइक मैं TCP यूज़ कर रहा हूँ, अब TCP यूज़ कर रहा हूँ तो इसको सेगमेंट में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, और जो सेगमेंट में डिवाइड करेगा तो हर सेगमेंट के साथ में क्या लगा देगा, एक TCP हेडर लगा देगा। उस हेडर में इंफॉर्मेशन क्या ऐड करेगा, लाइक ये मेरा फॉर एग्जांपल ये मेरा एक सेगमेंट बना रहा है, ये इसने एक सेगमेंट बना दिया, D1 बना रहा है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो इसके साथ में TCP का हेडर ऐड करेगा ना, ये फॉर एग्जांपल TCP का हेडर ऐड हो रहा है, तो इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन ऐड कर देगा। क्या क्या इंफॉर्मेशन ऐड कर देगा, लाइक एक तो सोर्स पोर्ट नंबर, सोर्स पोर्ट नंबर जो होगा वो रैंडम उठाएगा कोई भी अननोन पोर्ट से। ठीक है, क्योंकि वापसी में उसको रिस्पॉन्स भी देना है ना, रिस्पॉन्स देना है तो किसको रिस्पॉन्स देना है, तो ये एक रैंडम पोर्ट उठा लेगा, उसमें से कोई भी सिलेक्ट करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल इसने ये सिलेक्ट कर लिया, और डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है,
आप वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो ना, तो 80 है। सर्विस डिसाइड यहीं पे हो जाती है एप्लीकेशन लेयर पे कि कौन सी सर्विस आप एक्सेस कर रहे हो, बट पोर्ट नंबर उसको स्पेसिफाई करने के लिए पोर्ट नंबर कहां पे ऐड होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर पे, ठीक है। इसमें कुछ चेकसम वगैरह भी होता है, ठीक है। चेकसम किस लिए यूज होगा? ये क्या करेगा, इस डेटा के ऊपर ना एक सीआरसी एक एल्गोरिदम रन करेगा। ये क्या करेगा? एक सीआरसी एल्गोरिदम करेगा रन इसके ऊपर, और एक वैल्यू निकल के आएगी। वो वैल्यू यहां पे एक चेकसम नाम से फील्ड होगी, उसमें क्या कर देगा? वो वैल्यू इसमें क्या कर देगा? वो ऐड कर देगा चेकसम फील्ड के अंदर। ये चीज क्लियर है? ये क्यों ऐड किया? क्योंकि जब यहाँ पे डेस्टिनेशन के पास में डेटा आएगा, ये डेटा आईएसपी से होता हुआ आ रहा है ना, अगर किसी ने बीच में मैनिपुलेट कर दिया तो यहाँ पे जब ये आपका सेगमेंट आएगा तो ये वापस से ये वाला सिस्टम जो रिसीविंग एंड है वो भी वापस से क्या करेगा? एक सीआरसी रन करेगा एल्गोरिदम। जो वैल्यू आएगी, तो जो यहाँ पे ये चेकसम जो वैल्यू है, चेकसम के अंदर जो इसने वैल्यू इंसर्ट करी थी उसके साथ में क्या करेगा? वो मैच करेगा। अगर मैच होगी तो एक्सेप्ट कर लेगा, अगर बीच में कोई मैनिपुलेशन है तो उसको क्या कर देगा? उसको डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है? तो ये क्या बन गया मेरा? एक सेगमेंट बन गया, और ये फिर सेगमेंट उठ के आता है आपका नेटवर्क लेयर में। नेटवर्क लेयर में ये मेरा क्या आ गया? सेगमेंट आ गया। अब ये नेटवर्क लेयर भी क्या करेगी? अपना एक हेडर ऐड करेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं आईपी हेडर। ये क्या ऐड करेगी? आईपी हेडर। और ये आईपी हेडर में देखो, एक तो इसमें रहेगा सोर्स आईपी। सोर्स आईपी क्या रहेगा? इस मशीन का आईपी, लाइक फॉर एग्जांपल ये है 10.1.1.10.0.1 और ये है फॉर एग्जांपल मेरे 12.1.1.1। तो यहां पे ऐड कर देगा 10.1.1.1, और एक रहेगा इसमें डेस्टिनेशन आईपी, वो क्या रहेगा? 12.1.1। इसके अलावा यहां पे एक और फील्ड होगी, प्रोटोकॉल फील्ड। कौन सी फील्ड? प्रोटोकॉल फील्ड। और जो हमारे प्रोटोकॉल्स है ना, उनका भी एक प्रोटोकॉल नंबर असाइन होता है। जैसे मेरा टीसीपी है, टीसीपी का प्रोटोकॉल नंबर क्या होता है? 6। यूडीपी का प्रोटोकॉल नंबर क्या होता है? 17। हाँ। अब देखो, अब यहां पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन सी लेयर कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है? टीसीपी यूज हो रहा है या यूडीपी हो रहा है? मतलब जो ये सेगमेंट जो बना रहा है वो टीसीपी बना रहा है या यूडीपी बना रहा है? मतलब इस वाली लेयर को, नेटवर्क लेयर को वो सेगमेंट दे कौन रहा है? वो टीसीपी दे रहा है। तो प्रोटोकॉल फील्ड में वो एक प्रोटोकॉल नंबर ऐड कर देगा 6, क्योंकि इसको टीसीपी, क्योंकि अभी जब यहां पे इसको ये रिसीव होगा रिसीविंग एंड पे, तो इसको कैसे पता चलेगा कि ऊपर हैंडओवर टीसीपी को करना है या फिर यूडीपी को करना है? तो वो कैसे डिसाइड करेगा? जैसे ये नेटवर्क लेयर में इसको ओपन करेगा तो ये चेक करेगा कि पहले आईपी एड्रेस वगैरह चेक करेगा, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस मैच कर गया तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। फिर चेक करेगा कि प्रोटोकॉल फील्ड में नंबर क्या है, टीसीपी का कोड है या फिर यूडीपी का है। तो डिसाइड कर लेगा ना, हाँ टीसीपी का है तो ऊपर टीसीपी को हैंड ओवर करेगा, वहां पे 17 पड़ा है तो यूडीपी को हैंड ओवर करेगा। ये चीज क्लियर है? तो इसमें एक प्रोटोकॉल फील्ड भी क्या कर देगा? ऐड कर देगा। इसके अंदर मैंने एक टीटीएल वैल्यू भी होती है, एक क्या होती है इसमें? टीटीएल, टाइम टू लीव। जो टीटीएल होता है ना, वो हर एक सिस्टम का, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होता है? डिफरेंट होता है। अगर मैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं माइक्रोसॉफ्ट के, उसका टीटीएल बाय डिफॉल्ट सिस्टम जो सेट करके भेजते हैं वो 128 सेट करके भेजते हैं। अगर मैं बात करूं आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो बाय डिफॉल्ट 255 टीटीएल सेट करके भेजते हैं। अगर मैं लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं, वो टीटीएल बाय डिफॉल्ट 64 सेट करके भेजते हैं। अब टीटीएल से समझते क्या हो आप? टीटीएल क्या है? अभी देखो क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं सोर्स हूं और वो भाई क्या है? डेस्टिनेशन है। मैंने उस तक डेटा भेजना है। अब बीच में मेरे पास में क्या लगे हुए हैं? ये 4 राउटर है, ठीक है। तो मैं कोई भी पैकेट यहां से मैं सेंड करूंगा अपनी तरफ से, तो उसकी एक टीटीएल वैल्यू सेट हो जाएगी। अब डिपेंड करता है, पैकेट मैं जनरेट कर रहा हूं ना, तो मेरे ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यूज कर रहा हूं माइक्रोसॉफ्ट। फॉर एग्जांपल मेरा टीटीएल में वैल्यूज में क्या डालूंगा? 128। जैसे ही वो
अब ये बीच में मेरे पास में क्या लगे हुए हैं, राउटर लगे हुए हैं 3-4, डेटा था ना उसके पास में, जैसे इसके पास में आएगा ये इसको आगे भेजेगा उसके पास में, तो ये क्या करेगा, वो इस टीटीएल को क्या करेगा, डिक्रीमेंट करेगा बाय 1, कितना रह जाएगा, ये 127 लगा के भेजेगा इसको, क्योंकि जो भी हमारा डेटा निकलेगा ना तो वो उस हेडर्स के अंदर कुछ चेंजेस करता है डिवाइसेस आपके लेयर 3, ठीक है। तो इसके पास में कितना है 127, ये भी क्या करेगा, जब क्रॉस करेगा ये भी एक डिक्रीमेंट करेगा और इनको भेज देगा, इनके पास में कितना आया 126, इन्होंने इनको भेज देना है, कितना आया, और इनके पास में जो रिसीव हुआ कितने पे रिसीव हुआ, फॉर एग्जांपल मैं पिंग कर रहा हूं, आप सेम नेटवर्क में जब पिंग करते हो तो टीटीएल हमेशा कितना आता है 128 आता है ना, देखा है कभी आप लोगों ने। अगर लाइक फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूं, मैं पिंग करता हूं, पिंग स्पेस, मैं अपनी मशीन को ही पिंग कर रहा हूं, टीटीएल कितना आ रहा है, बीच में कोई राउटर नहीं है ना, ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट यूज हो रहा है, राउटर है नहीं बीच में कोई, अगर मैंने तो खुद को ही पिंग कर लिया, अगर कोई और भी मशीन होती तो रिप्लाई कितने से आती 128 से आती। लाइक फॉर एग्जांपल अभी मैं वो मेरे डिफरेंट नेटवर्क में मैं उसको पिंग कर रहा हूँ, ठीक है, उसके पास में मेरा टीटीएल कितने पे पहुंचा, मैं 25 पे, अब उसने मुझे क्या करना है, रिस्पॉन्स देना है। अब वहां पे लाइक फॉर एग्जांपल लिनक्स है, वहां पे क्या है लिनक्स है, तो अब ये टीटीएल सेट करेगा अपना क्या 64, और ये मुझे रिप्लाई दे रहा है, यहाँ पे आएगा तो ये डिक्रीमेंट कर देगा 63, 62, 61, 60, और मेरे पास में जो रिसीव होगी रिप्लाई, वो रिप्लाई फ्रॉम दिस टीटीएल इज व्हाट 60। ये काम करता हूँ, हाँ विंडोज के अकॉर्डिंग। लिनक्स का ज्यादा दूर तक भेज नहीं सकते पैकेट पे। ये देखो ये कितने टीटीएल से आया है 55, तो आई थिंक वहां पे लिनक्स यूज हो रहा होगा, और बीच में जो राउटर है वो डिक्रीमेंट करके मेरे पास में ये क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है। आप एक काम कर सकते हो, ट्रेस राउट कमांड बताऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। ट्रेस राउट कमांड से क्या पता चलता है, मतलब मेरे बीच में और डेस्टिनेशन के बीच में कितने राउटर है, तो टीटीएल के अंदर वो क्या ट्रेस राउट में वो टोटल नंबर ऑफ राउटर दिखा देगा, उनकी आईपी दिखा देगा, ठीक है। इसके अंदर वो क्या कर दो, ऐड कर दो, जो पिंग के अंदर मुझे रिस्पांस मिल रहा है आपको पता चलेगा वहां पे उसका टीटीएल बाय डिफॉल्ट क्या सेट है। इसको पॉपकॉर्न की तरफ से डिपेंड करते हैं, पॉपकॉर्न की तरफ से नहीं, हाँ कह सकते हो आप, ठीक है, लेकिन टीटीएल एक्चुअल में कहां पे यूज होता है, टीटीएल यूज होता है लूप अवॉइडेंस के लिए, ये लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म है। कई बार क्या होता है, कई बार लाइक ये इस तरह से रिंग में कनेक्ट है, फॉर एग्जांपल इस तरह की कोई टोपोलॉजी है, ठीक है, रिंग में भी नहीं है तो लाइक ये आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, इसने इसको डेटा भेजना है, रिक्वेस्ट है इसके पास में, इसके पास में, इसके पास में, यहाँ पे डेस्टिनेशन है नहीं, फिर आगे इसको फॉरवर्ड कर रहा है, इसको फॉरवर्ड कर रहा है, इसको फॉरवर्ड कर रहा है, इसको भी डेस्टिनेशन नहीं मिला, आपने डेटा भेजना है 10.1.1.1 के पास में, इसके राउटिंग टेबल में भी इंफॉर्मेशन है, इनके राउटिंग टेबल में भी इंफॉर्मेशन है कि हाँ इनको पता है वो नेटवर्क कहाँ पे है, इसके पास में है, वो इसके पास में भेज देगा, इसको पता है कि वो किसके पास में है, इधर है, इसको भेज देगा, इसको पता है कि वो इधर है नेटवर्क लाइक, वो इधर भेज देगा, वो इधर भेज देगा, तो वो पैकेट आपका वहाँ पे क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा, उसको फिर वहां से मूव कौन करेगा, ये लूप बन गया ना, ठीक है। तो इस लूप को अवॉइड करने के लिए टीटीएल यूज होता है। तो जैसे ही 128 टाइम वो राउटर क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे, तो उसका टीटीएल वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक पैकेट क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। तो जो आपका टीटीएल है वो एक लूप अवॉइडेंस एक मैकेनिज्म है, ठीक है। जैसे विंडोज ऐप लिनक्स, मेरे पास लिनक्स का सिस्टम है, मैं इससे पैकेट को भेजूंगा, वो 64 राउटर पर, तो ये क्या कर देगा, अपना एक टीटीएल सेट कर देगा। लाइक फॉर एग्जांपल इसने 128 अपना टीटीएल क्या कर दिया, सेट कर दिया। ये हर एक राउटर के बाद में क्या होगा, एक बाय 1 डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। फिर ये क्या बन गया, ये पूरा बन गया आपका, ये इसमें हेडर ऐड कर दिया ना सेगमेंट के साथ में, तो ये क्या बन गया आपका, पैकेट बन गया। इसको आप बोल सकते हो इसने इनकैप्सुलेशन करिए ना, यहाँ पे जो ये हेडर ऐड कर रहा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनकैप्सुलेशन करना। ये भी यहाँ पे भी क्या हो रही है, इनकैप्सुलेशन हो रही है, यहाँ पे भी इनकैप्सुलेशन हो रही है। फिर ये पैकेट उठ के आएगा कहाँ पे, डेटा लिंक लेयर पे। अब डेटा लिंक लेयर भी क्या करेगी, अपना एक हेडर ऐड करेगी जिसको हम लोग बोलते हैं इथरनेट हेडर, ठीक है। तो
उस इथरनेट हेडर में ये क्या इंफॉर्मेशन ऐड करेगा, इंफॉर्मेशन ऐड करेगा। एक तो सोर्स मैक एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस जो इसका होगा लाइक फॉर एग्जांपल ए, और एक रहेगा इसमें फॉर एग्जांपल बी, और एक यहां पे होती है टाइप फील्ड। एक यहां पे कौन सी फील्ड होगी, टाइप फील्ड। अब देखो नेटवर्क लेयर पे मैंने तो आईपी यूज कर लिया, आईपी प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूं मैं, और आईपी कौन सा, IPv4, ठीक है। आईपी वर्जन 6 भी तो यूज कर सकते हैं, या फिर आपका IPX भी तो यूज हो सकता है, एप्पल टॉक भी तो यूज हो सकता है, आर्क भी होता है एक, वो प्रोटोकॉल है एक डिफरेंट, मैं डिस्कस करूंगा बाद में। आर्क का भी एक कोड होता है, टाइप फील्ड होता है, ठीक है। तो अब जब यहां पे ये इसको इस रिसीविंग एंड पे जब इसको फ्रेम मिलेगा ये, तो इस मशीन को कैसे पता चलेगा कि ऊपर वाली लेयर को ये IPv4 को हैंडओवर करना है, या फिर IPv6 को हैंडओवर करना है, या फिर IPX को हैंडओवर करना है, किसको हैंडओवर करना है, तो कैसे इसको पता चलेगा। तो अब इसको यहां पे कौन दे रहा है, ये IPv4 दे रहा है या फिर IPv6 दे रहा है, IPv4 दे रहा है। तो ये टाइप फील्ड में IPv4 का एक कोड ऐड कर लेगा। तो वो कोड क्या होता है, IPv4 का जो कोड होता है ना, वो होता है 0x800। IPv6 का होता है 0xDD86 या 86DD 86DD। एक बार देख लेना आप लोग, ठीक है, चेक करूं, 86DD। इसी तरह से IPX का भी होता है एक कोड, और एप्पल टॉक का भी होता है, आर्क का भी होता है। आर्क का होता है 0x0806, ये आर्क का होता है। तो ये कोड क्या है, पहले से क्या है, वो प्री डिफाइंड है, ठीक है। तो ये क्या कर लेगा, इसको हैंडओवर, इसको कौन दे रहा है, ये फ्रेम, ये पैकेट इसको दे रहा है IPv4। तो ये IPv4 का टाइप फील्ड में क्या कर लेगा, एक कोड ऐड कर लेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, ये बन गया आपका, इसने इथरनेट हेडर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये क्या बन गया आपका, टोटल फ्रेम बन गया। अब ये फ्रेम आएगा किसमें, फिजिकल लेयर में, और फिजिकल लेयर क्या कर देगी, इस फ्रेम को बिट्स में क्या कर देगी, कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। और उसके बाद में देखो क्या होगा, उसके बाद में इसमें भी FCS वगैरह होती है। इसमें क्या होती है, एक FCS फ्रेम चेक सीक्वेंस, इसमें भी वो CRC वैल्यू आप रन करेगा, और जो CRC एल्गोरिदम रन करेगा, जो वैल्यू आएगी वो इसमें FCS में डाल देगा। सेम वहां पे वो क्या होगा, फिर वो वेरीफाई करेगा उसको, ठीक है। तो इसके बाद में देखो क्या होगा, ये बिट्स में कन्वर्ट कर देगा, और यहाँ पे आपका क्या होगा, एक लैन कार्ड अटैच होगा इस सिस्टम का, वो भी फिजिकल लेयर में है। ये बिट्स आपकी ट्रांसफर होगी किसमें, मीडिया में। डिजिटल में सिग्नल जाते हैं ना आपके, इस केबल में आपके सिग्नल डिजिटल में जाएंगे, और इस लैन कार्ड को क्या हो जाएंगे, वो सिग्नल रिसीव हो जाएंगे, और इसको दे देगा वो क्या, बिट्स दे देगा। अब फिजिकल लेयर का यहाँ पे क्या काम था, रिसीविंग एंड सोर्स एंड पे फ्रेम को बिट्स में कन्वर्ट करना। यहाँ पे ये क्या करेगा, फिर से बिट्स को फ्रेम में कन्वर्ट करेगा और हैंडओवर कर देगा उस फ्रेम को, किस लेयर को, डेटा लिंक लेयर को। यहाँ पे डेटा लिंक लेयर क्या कर रही थी, फ्रेम इनकैप्सुलेट कर रही थी, फ्रेम असेंबल कर रही थी। एक इथरनेट हेडर ऐड किया था इसने, यहाँ पे क्या करेगा, वापिस से उस इथरनेट हेडर को क्या करेगा, डीअसेंबल करेगा। आप लोग बोल सकते हो डी इनकैप्सुलेशन करेगा वो। तो बच क्या जाएगा, पैकेट। अब वो पैकेट देना किसको, IPv4 को देना है, V6 को देना है, किसको देना है, वो चेक कर लेगा किसमें, पहले तो ये क्या करेगा, फ्रेम में ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस चेक करेगा ना, ये मैक एड्रेस अगर इसी का है तो वो क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद में टाइप फील्ड में चेक करेगा कि ये किसको हैंडओवर करना है, IPv4 को या V6 को, ठीक है। तो ये
ये उसका हेडर हटा के वो पैकेट किसको दे दिया इसने, नेटवर्क लेयर को। इस नेटवर्क लेयर का यहाँ पे क्या काम था, आईपी हेडर ऐड करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस पहले चेक करेगा, इसी का है आईपी, इसी का है, ये एक्सेप्ट कर लेगा। फिर वो चेक करेगा कि हाँ टाइप फील्ड में क्या है, सॉरी प्रोटोकॉल फील्ड में क्या है, ये ऊपर टीसीपी को हैंडओवर करना है या फिर यूडीपी को हैंडओवर करना है। 6 है तो किसको हैंडओवर करना है, टीसीपी को। ये सेगमेंट ये यहां से रिमूव करेगा जब आईपी हेडर, तो बच क्या जाएगा सेगमेंट, ये सेगमेंट मिल गया किसको, ट्रांसपोर्ट लेयर को। अब ये ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम करेगी, ट्रांसपोर्ट लेयर चेक करते हैं कि डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या है, ये सर्विस किसके लिए है, HTTP के लिए ना, तो इसको पता चल जाएगा ना HTTP के लिए सर्विस थी। अब इसी तरह से क्या होगा, अब दूसरा सेगमेंट आएगा D2, वो सेम इसी तरह से पूरी प्रोसेस चलेगी, D2 आ जाएगा, ये D1 आ गया था, D3 आ जाएगा। तब तक इसके वो जो फ्रेम्स पड़े थे, सॉरी वो जो सेगमेंट पड़े थे इस सिस्टम की बफर मेमोरी में पड़े थे, और ये भी जब तक इसके पास में कंप्लीट ना आ जाए इसकी बफर मेमोरी में पड़े होंगे ना वो। फिर जैसे इसके पास में सारे ये कलेक्ट हो गए, उसके बाद में क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर का यहाँ पे क्या काम था, डेटा को सेगमेंट में डिवाइड करना। यहाँ पे ये डेटा को वापस से क्या करेगा, यहाँ पे सीक्वेंस नंबर वगैरह होंगे, उसको रीअरेंज करने के लिए मैंने आप लोगों को कल बताया था, तो डेटा बना देगा, दे देगा किसको, और ये लेयर किसको दे देगी, सेशन को। ये देखेगा कि हाँ प्रॉपर फॉर्मेट में है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या करेगा, ये प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगी, प्रेजेंटेशन लेयर उसमें फॉर्मेट भी ऐड करेगी उसका। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगी, लाइक आप कोई पिक्स वगैरह सेंड कर रहे हो, यहाँ से सेंड हो रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, उसका फॉर्मेट वगैरह ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे ये चेक करेगा हाँ ओके है। फिर ये क्या कर देगा, इसको एक्चुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देगा डेटा को सामने वाली मशीन के पास में। सेशन क्रिएट करने का उसका एक अलग काम रहेगा, वो सेशन क्रिएट करता रहेगा। मल्टीपल मशीन के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो मैंने कल बताया था ना आपको कैसे सेशन जनरेट होते हैं, वो उस लेयर का काम रहेगा, ठीक है। तो ये वेबसाइट इसी तरह से क्या हो जाएगी, अब इसके पास में ये रिक्वेस्ट आई है ना, ये अब इसको रिस्पॉन्स देगा, रिस्पॉन्स देगा तो कैसे होगा, अब यहाँ पे जो इसने पोर्ट नंबर ऐड किया था, सोर्स पोर्ट नंबर, वो इस बार क्या हो जाएगा, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, और सोर्स पोर्ट नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 80, वो यहाँ पे आएगा। आईपी भी रिवर्स हो जाएंगे ना, और यहाँ पे मैक एड्रेस भी क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। फिर इसको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, वेबसाइट क्या हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी। I want to ping from here, ping space IP of the destination. When you will press enter, it will send a request message and it will give response. एक्चुअल में ये सब कुछ हो कैसे रहा है, बैकएंड में पूरी प्रोसेस कैसे चल रही है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जब भी आप कोई भी मशीन को पिंग करते हो तो उसको हैंडल करता है ICMP। इसको कौन हैंडल करेगा, ICMP हैंडल करेगा। और ये ICMP क्या करेगा, एक इको रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट करेगा। क्या करेगा, इको रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट करेगा। ICMP क्या करेगा, एक इको रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट। उस रिक्वेस्ट मैसेज में क्या क्या होगा, क्या क्या होता है भाई उस रिक्वेस्ट मैसेज में, क्या कंटेंट्स होते हैं इको रिक्वेस्ट मैसेज के। तो ये क्या करता है, एक इको रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट करता है। और इको रिक्वेस्ट मैसेज में होगा क्या क्या, एक तो होगा इसमें टाइप क्या है, ये आपका एक इको रिक्वेस्ट मैसेज है, ICMP है, ठीक है, तो इसको बता देगा ये आपका एक ICMP प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, एक कोड होगा। अब देखो ये रिक्वेस्ट मैसेज है ना, तो रिक्वेस्ट मैसेज के लिए कोड यूज होता है 1। इको रिक्वेस्ट मैसेज है तो उसके लिए कोड क्या यूज होगा, 1 यूज होगा, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, एक इको रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट कर देगा। इको रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट हो गया और इसको डायरेक्टली हैंड ओवर कर देगा किसको, और यहाँ पे TTL वगैरह भी सेट होगा, आपका TTL भी सेट होगा, जो आपका TTL है। इसमें नहीं होगा TTL सेट, TTL लेयर 2 पे होगा, लेयर 3 पे होगा, ठीक है। ये इसको हैंड ओवर कर देगा किसको, लेयर 3 को, नेटवर्क लेयर को हैंड ओवर कर देगा।
तो नेटवर्क लेयर पे क्या होगा, नेटवर्क लेयर में मैंने आपको बताया एक प्रोटोकॉल फील्ड होती है ना, इसको कैसे पता चलेगा कि किससे रिक्वेस्ट आ रही है, इसको तो पता है रिक्वेस्ट किससे आ रही है, किससे आ रही है, आईसीएमपी से आ रही है, तो ये आईसीएमपी का क्या कर देगा, उसका प्रोटोकॉल नंबर ऐड कर देगा। आईसीएमपी का क्या होता है 1, ठीक है, ताकि जब इसके पास में जब ये नेटवर्क लेयर में हेडर ओपन करे तो इसको बता दे, इसको पता चल जाए कि ये किसको हैंडओवर करना है, ये आईसीएमपी को क्या करना है, हैंडओवर करना है, ठीक है। तो प्रोटोकॉल नंबर ऐड कर देगा, उसका आईसीएमपी का 1 होता है, और उसके अलावा सोर्स आईपी 10.1 और डेस्टिनेशन आईपी क्या ऐड कर देगा 10.2। क्लियर है इतनी चीज, ठीक है। वही बाकी इसके अंदर टीटीएल वगैरह भी ऐड करेगा, वो मैंने आप लोगों को जो हेडर बताए थे। उसके बाद में ये बन गया पैकेट, ये क्या बन गया आपका पैकेट, ये आपका आईसीएमपी रिक्वेस्ट मैसेज था, इको रिक्वेस्ट मैसेज था, यहाँ पे पैकेट बन गया। ये पैकेट हैंडओवर कर देगा किसको, डेटा लिंक लेयर को। डेटा लिंक लेयर क्या करेगी, डेटा लिंक लेयर इसके साथ में एक हेडर ऐड करेगी, ये मेरा पैकेट है, इस पैकेट के साथ में क्या करेगी, एक हेडर ऐड करेगी। हेडर में क्या क्या इंफॉर्मेशन रहेगी, मेरा सोर्स मैक एड्रेस। अब सोर्स मैक एड्रेस ये कहां से फाइंड आउट करेगा, हमारे जो सिस्टम्स होते हैं ना, हमारे सिस्टम्स की एक मेमोरी होती है आर्प कैशे, क्या होती है आर्प कैशे, वहां से उठा लेते हैं। तो जो मेरा खुद का आईपी है, मेरा खुद का आईपी है 10.0.1, उसका मैक एड्रेस उसको मिल जाएगा। क्यों, कहां से मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा ना, लाइक ये आईपी एड्रेस है फॉर एग्जांपल कोई भी, ठीक है, उसका मैक एड्रेस क्या है, फॉर एग्जांपल ये मेरा आईपी है और इसका मैक एड्रेस क्या है, ये है। तो यहां से उठा लेगा मेरी आर्प टेबल से, ये इसने आर्प टेबल से क्या उठा लिया, मेरा मैक एड्रेस उठा लिया। फॉर एग्जांपल इसका मैक एड्रेस क्या है, ये है। और अब मुझे चाहिए किसका, डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस। अब मेरे पास में डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस होगा, मेरे पास में तो डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस है ही नहीं, तो ये फ्रेम जनरेट करेगा, ये फ्रेम जनरेट करेगा कि नहीं करेगा, ये फ्रेम जनरेट नहीं करेगा। तो फ्रेम जनरेट ही नहीं होगा तो आगे डेटा कैसे फॉरवर्ड होगा, तो फ्रेम बनाना तो जरूरी है ना। फ्रेम कब बनेगा, जब मेरे पास में आईपी की मैक एड्रेस किसका होगा, 10.0.2 का क्या होगा, मैक एड्रेस होगा। तो इस प्रोसेस को यहीं पे क्या कर देगा, होल्ड कर देगा, क्योंकि अभी मुझे क्या चाहिए, डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस चाहिए। अब ये मशीन क्या करेगी, अब ये मशीन एक आर्प रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट करेगी, आर्प जनरेट करेगी। और आर्प किस लिए यूज होती है, आर्प स्टैंड फॉर एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल। इसमें आपकी आईसीएमपी भी क्लियर हो जाएगी और आर्प भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आर्प किस लिए यूज होती है, अगर आपके पास में आईपी एड्रेस है उसका मैक एड्रेस लेने के लिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये एक आर्प मैसेज जनरेट करेगा। तो आर्प जो हैंडल करता है, आर्प रिक्वेस्ट मैसेज सेंड करेगा, और आर्प के जितने भी मैसेजेस हैं उनको कौन हैंडल करता है, उनको आर्प ही हैंडल करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आर्प क्या करेगा, एक आर्प रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट करेगा। और रिक्वेस्ट मैसेज में क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी, उस रिक्वेस्ट मैसेज में क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी, सोर्स आईपी, सोर्स आईपी क्या है 10.1, डेस्टिनेशन आईपी क्या है 10.2, सोर्स मैक एड्रेस क्या है ए, वो तो इस आर्प कैशे से उठा लेगा, और डेस्टिनेशन तो उसको मिला ही नहीं था जब आर्प कैशे में चेक कर रहा था, तो ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या रख लेगा, हाँ भाई बोलो किसको पता है, क्या रखेगा, ऑल 0, क्योंकि इसको पता नहीं है अभी ये। और यहां पे क्या होगा, ऑप कोड यूज करेगा 1, ये क्या है, ऑप
कोड, ऑप कोड मतलब ये आपका रिक्वेस्ट मैसेज है तो ऑप कोड 1, रिस्पॉन्स मैसेज है तो ऑप कोड 2। सामने वाले मशीन को कैसे पता चलेगा कि आपका ये क्या है, रिक्वेस्ट मैसेज है या फिर रिस्पॉन्स मैसेज है? तो ये ऑप कोड में ऐड कर देगा 1, मतलब ये क्या आपका रिक्वेस्ट मैसेज है। और ये जो मैसेज है ये डायरेक्टली हैंड ओवर कर देगा लेयर 2 पे। किसको? डेटा लिंक लेयर को। अब डेटा लिंक लेयर में भी कुछ इंफॉर्मेशन थी। ये मेरा आर्प मैसेज आ गया, यहां पे आर्प रिक्वेस्ट मैसेज आ गया। अब ये अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करेगा। इथरनेट हेडर, इथरनेट हेडर में क्या क्या इंफॉर्मेशन ऐड करेगा? सोर्स मैक एड्रेस क्या है? ए। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, हमेशा आर्प के लिए जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस यूज होता है वो क्या यूज होता है? फ्रेम में ऑल एफ। ऑल एफ मतलब लास्ट वाला मैक एड्रेस, 48 बिट्स का लास्ट वाला मैक एड्रेस क्या होगा? ऑल एफ ही होगा ना। तो वो एक ब्रॉडकास्ट मैसेज होता है, ठीक है। और यहां पे होगा एक टाइप फील्ड। टाइप फील्ड में अभी कैसे आइडेंटिफाई होगा इसको? ये आर्प मैसेज दे कौन रहा है? आर्प रिक्वेस्ट मैसेज कौन दे रहा है? आर्प दे रहा है ना। तो टाइप में क्या ऐड करेगा? 0x 0806 टाइप के अंदर ऐड कर लेगा। और इस मैसेज को क्या कर देगा? नेटवर्क में ये क्या होगा? ये ब्रॉडकास्ट मैसेज है ना लेयर 2 पे, तो सभी मशीन के पास में चला जाएगा जो इस नेटवर्क में है। फाइन, सारी मशीन उसको एक्सेप्ट करेंगी और ये भी क्या कर लेगा? उसको एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों? क्यों एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट मैसेज है, ऑल एफ है, मतलब सबके लिए है, सारे लोग एक्सेप्ट करेंगे। और सारे लोग क्या करेंगे? फिर टाइप फील्ड भी क्या करेंगे? ओपन करेंगे। टाइप फील्ड में क्या है? आर्प का कोड है, वो हैंडओवर किसको कर देंगे? आर्प को। आर्प को हैंडओवर करेंगे तो वो आर्प क्या करेगा? उस रिक्वेस्ट मैसेज को क्या कर लेगा? ओपन कर लेगा। और रिक्वेस्ट मैसेज में सारी मशीन चेक करेगी डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है? 10002 है। उनका तो आईपी है नहीं, वो लोग क्या कर देंगे? उसको डिस्कार्ड। एक्सेप्ट कौन करेगा? ये वाली मशीन। क्यों करेगी? क्योंकि डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है? इसी का है। तो ये काम करेगी यहां पे। और ये भी चेक करेगी कि सोर्स मैक एड्रेस क्या है? ए है। सोर्स मैक एड्रेस आ गया ना इस आर्प मैसेज के अंदर। ये आर्प मैसेज जब यहां पे आएगा तो इसके पास में सोर्स मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो ये अपनी आर्प टेबल में क्या कर लेगा? इसकी इंफॉर्मेशन रख लेगा। इसकी खुद की तो इसके पास में थी पहले ही। 10.0.02 का क्या था? बी। 10.1 का क्या रख लेगा? ए। इसकी आर्प टेबल में क्या इंफॉर्मेशन थी? 10.1 का क्या था? ए। 10.2 का इसको पता ही नहीं था, इसीलिए इसने क्या किया? ये आर्प जनरेट करी है। तो अब ये भी करेगा कि ये ऑप कोड चेक करेगा। ऑप कोड में क्या है? ये रिक्वेस्ट मैसेज है, मतलब अब उसको रिस्पॉन्स भी देना है। मतलब इसको क्या देना है? मैंने अपना मैक एड्रेस बताना है, ठीक है। तो रिस्पॉन्स जब देगा ना, तो रिस्पॉन्स में क्या आएगा? रिस्पॉन्स में फिर से एक आर्प क्या करेगा? एक आर्प रिस्पॉन्स मैसेज जनरेट करेगी, ठीक है। तो अभी क्या होगा? सेम फील्ड होगी वही आपकी इसमें। ऑप कोड में इस बार क्या होगा? 2। ये मेरा रिस्पॉन्स मैसेज है। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या होगा इस बार? ये इसमें चेक कर लेगा ना। लास्ट टाइम तो उसने तो 0 रखे थे, बट ये अपनी आर्प कैसे चेक करेगा? तो इसको डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इस बार क्या है? डेस्टिनेशन मेरा 10.1 है, तो उसका मैक एड्रेस क्या है? ए। सोर्स का मैक एड्रेस क्या होगा? इसको अपनी आर्प टेबल से मिल जाएगा, बी। उसके बाद में सोर्स आईपी क्या होगा? 10.2। डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा? 10.1। ये फिर हैंडओवर कर देगा इसे किसको? लेयर। कौन सी लेयर को? डेटा लिंक लेयर को। ये मेरा आर्प रिस्पॉन्स मैसेज है। इसके साथ में ये अपनी हेडर ऐड करेगा। इसमें सोर्स मैक एड्रेस क्या रहेगा इस बार?
बी कहाँ से उठा लेगा ये, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या रहेगा, आर्क से मिल जाएगा इसको। और उसके बाद में क्या होगा, टाइप फील्ड क्या होगी, 0x0806, ये भेज देगा किसको, इस वाली मशीन को। जैसे ये इसके पास में रिसीव होगा लेयर 2, ये चेक करेगा, ये हेडर ओपन करेगा लेयर 2 का, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है, इसी का है। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या होगा, ए का है, ये क्या कर लेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा। टाइप फील्ड में चेक करेगा कि, टाइप फील्ड में क्या चेक करेगा, टाइप फील्ड चेक करेगा ये किसका है, आर्क का है, ये हैंडओवर किसको कर देगा, आर्क को हैंडओवर करेगा। अब आर्क इसको ओपन करेगा जब, तो ये क्या ओपन करेगा, ये ऑप कोड देखेगा, ये तो एक रिस्पॉन्स मैसेज आ रहा है, ठीक है। ये चेक करेगा कि सोर्स मैक एड्रेस क्या है उसके अंदर, पहले चेक करेगा ये डेस्टिनेशन आईपी मेरा ही है ना, और उसके बाद में क्या चेक करेगा, सोर्स मैक एड्रेस क्या है, बी है ना, तो ये इसमें क्या कर लेगा, इसको सोर्स का मैक एड्रेस मिल गया बी, इसने आर्क टेबल में क्या कर लिया, सेव कर लिया। जो इसने प्रोसेस यहाँ पे होल्ड करी थी यहाँ पे, अब ये प्रोसेस को वापस से स्टार्ट कर देगा। आपको पता है जब भी आप फर्स्ट टाइम पिंग करते हो IPv4 के नेटवर्क में, तो पहला पैकेट हमेशा क्या हो जाता है, पैकेट ट्रेसर में आप लोगों ने देखा होगा, ड्रॉप हो जाता है। पहला पैकेट क्या होता है, हम लोग आने वाले टाइम में देखेंगे, पहला पैकेट ड्रॉप हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि सामने वाले का मेरे पास में मैक एड्रेस था नहीं, तो उसने क्या किया था, फ्रेम जनरेट हुआ नहीं वो ICMP का, उसने प्रोसेस थोड़ी देर के लिए होल्ड कर दी थी, और एक आर्क रिक्वेस्ट मैसेज सेंड किया था, आर्क का रिस्पॉन्स मिला, तब तक कनेक्टिविटी थी नहीं, उसको फ्रेम बना नहीं था वो, तो टाइम लगा था ना वहां पे, तो वो पहला पैकेट क्या कर देता था, उस टाइम ड्यूरेशन में वो पहला पैकेट ड्रॉप कर देता था। और जब टाइम आता था दूसरे पैकेट का टाइम आता था जनरेट करने का, तब तक मेरी आर्क क्या हो जाती है, आर्क का रिस्पॉन्स आ जाता होता है, तो उसको उस आर्क टेबल में से वो आईपी एड्रेस उठा के एक फ्रेम जनरेट कर देता है वो। अब फ्रेम जनरेट कर दिया तो आगे भेज सकता है ना। तो अब इसने जो प्रोसेस को होल्ड किया था, अब वो प्रोसेस को वापस से क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा, रिज्यूम कर देगा, ठीक है। तो अभी डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या रहेगा, बी, फ्रेम आया इधर, ये चेक करेगा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है, बी है, मतलब डेटा क्या है, मेरा ही है, ठीक है। ये टाइप फील्ड चेक करेगा, टाइप फील्ड में क्या है, टाइप फील्ड में क्या है, आर थोड़ा ना, इस बार ये IPv4 का एड्रेस होगा ना, हैंडओवर किसको करना है, आईपी को हैंडओवर करना है लेयर 2 पे, लेयर 2 पे, सॉरी लेयर 3 पे, लेयर 2 पे हो ना आप। तो यहाँ पे टाइप फील्ड में क्या होगा, अभी ये टाइप फील्ड में होता है 0x800 IPv4 का ये, तो ये हैंडओवर कर देगा IPv4 को। तो ये चेक करेगा IPv4 डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इसी का है 10.0.0.2, हाँ मेरा ही है, ये क्या कर लेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट कर लेगा तो ये अब चेक करेगा प्रोटोकॉल, ऊपर किसको हैंडओवर करना है, ऊपर किसको हैंडओवर करना है, ये नेक्स्ट लेयर, नेक्स्ट किसे लेयर को हैंडओवर करना है, किसको हैंडओवर करना है, इसको हैंडओवर करना है किसे, यहाँ पे प्रोटोकॉल में क्या है 1 नंबर है, इसने हैंडओवर करना है ये पैकेट किसे, ICMP को। ICMP क्या देखती है, ICMP देखती है कि यहाँ पे ऑप कोड क्या है, ICMP क्या करेगा फिर, ये ऑप कोड देखेगा, मतलब ये क्या है, आपका एक इको रिक्वेस्ट मैसेज है, तो अब इसको क्या देगा, ये इको रिस्पॉन्स भी देता है। इसमें आईपी भी होता है यार, यहाँ पे सोर्स आईपी क्या रहेगा 10.1, डेस्टिनेशन आईपी क्या रहेगा 10.2, ठीक है। तो ये देखेगा कि एक इको रिक्वेस्ट मैसेज था किसके लिए, 10.2 के लिए, फाइन। तो अब इसको क्या देना चाहिए, रिस्पॉन्स देना चाहिए, रिस्पॉन्स देना चाहिए, तो ये फिर से क्या करेगा, एक ICMP एक रिस्पॉन्स मैसेज जनरेट करेगा। इस बार ऑप कोड क्या होगा 2 होगा, 2 होगा तो फिर आएगा लेयर 3 पे, इसने वही प्रोटोकॉल फील्ड में वही ऐड करना है, क्या 1 ऐड करना है, ये प्रोटोकॉल फील्ड में क्या ऐड कर देगा 1 ऐड कर देगा,
और एड्रेस क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे, सोर्स ये हो जाएगा और डेस्टिनेशन ये हो जाएगा। ICMP में भी यही हो रहा था, रिवर्स हो जाएगा, ये हैंडओवर कर देगा इसे, ये टाइप फील्ड में वही प्रोटोकॉल फील्ड ऐड कर देगा और सोर्स मैक एड्रेस क्या होगा खुद का B, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या होगा A, और ये आ जाएगा इधर, ये टाइप फील्ड चेक करेगा, पहले तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस चेक करेगा इसी का है, फिर वो टाइप फील्ड चेक करेगा किसको हैंडओवर करना है, IPv4 को, इसने इसको दे दिया, ये क्या चेक करेगा, ये डेस्टिनेशन IP एड्रेस चेक करेगा इसी का है, ये एक्सेप्ट कर लेगा, ये प्रोटोकॉल फील्ड चेक करेगा क्या ये ICMP इको रिस्पॉन्स है ना ये, तो इस बार 2 से आएगा तो वो इको रिस्पॉन्स होगा, तो वह हैंडओवर कर देगा इसे, ये चेक करेगा डेस्टिनेशन IP इस बार क्या है मेरा है, तो वो मुझे वहां पे क्या दिखा देता है, रिप्लाई दिखा देता है, ठीक है। अब विंडोज जो है वो 4 आपके ICMP रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट करता है बाय डिफॉल्ट। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होता है, वो फीचर होता है, प्री डिफाइंड है ये, ठीक है। तो 4 इको रिक्वेस्ट मैसेज सेंड करता है और उसका मुझे क्या मिल जाता है, रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो इनसे आपको कोई बेनिफिट होता है या फिर वैसे? नहीं, ये प्री डिफाइन है पहले से ही, इसका 2 भी भेजेगा तो क्या है, राउटर में 5 होते हैं, उसका कोई बेनिफिट या एडवांटेज डिसएडवांटेज कोई कुछ नहीं है, ठीक है। वो आपको बताएगा कि हाँ रिप्लाई है या नहीं, आपकी कनेक्टिविटी है या नहीं है, ठीक है। और कई बार क्या होता है, कई बार कनेक्टिविटी आ रही है, कनेक्टिविटी जा रही है, कनेक्टर हिल रहा है मेरा, तो आप क्या कर लो, मैंने आपको बताया था कंटिन्यूसली आप पिंग कर सकते हो, तो वो इको रिक्वेस्ट मैसेज सेंड करता रहेगा और मुझे रिसीव होते रहेंगे। अगर बीच में कोई केबल ब्रेक हुई है तो ऑब्वियस ही बात है वहाँ पे मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा उसका, मतलब बीच में कनेक्टिविटी क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है। वो चीज़ चेक करने के लिए हम लोग वो देख लेते हैं। तो उसकी कमांड क्या बताई थी आपने? T क्लियर है। राउटर्स के अंदर रिपीट कमांड यूज होती है, तो मुझे